बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कहते हैं कि किसी जमाने में ईरान में एक बादशाह था। यह बादशाह बड़ा नेक दिल और बड़ा शरीफ था। वो गरीबों की मदद करता, मुसाफिरों को सहारा देता और हर एक के काम आता था। उसके दरवाजे से कोई आदमी खाली हाथ न लौटता था। उसको जरूर कुछ न कुछ मिलता। उस बादशाह का एक बेटा था और एक बेटी। दोनों बादशाह की तरह बड़ी अच्छी आदत के थे। बादशाह की बेटी बड़ी खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती का दूर दूर तक चर्चा था। बेटा बड़ा बहादुर और हिम्मत वाला था। उसका नाम था शहजादा फिरोज शाह। ईरान में साल का पहला दिन हमेशा से बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है। उसे नौरोज कहते हैं। नौरोज के मौके पर दरबार लगता है और बादशाह को नजराने पेश किए जाते हैं। उस खुशी के मौके पर बादशाह कैदियों को छोड़ता है, रियाया को इनाम व इकराम देता है और सारा मुल्क खुशी मनाता है। एक बार नौरोज के मौके पर एक परदेसी कारीगर आया। उसने बादशाह की खिदमत में एक अजीब गरीब तोहफा पेश किया जो हर तरह से बादशाह के लायक था। यह था तो एक लकड़ी का घोड़ा, लेकिन कारीगर ने यह लकड़ी का घोड़ा कुछ इस तरह बनाया था कि देखने में सचमुच का घोड़ा मालूम होता था। बादशाह ने पूछा, ए कारीगर, इस घोड़े में ऐसी कौन सी बात है जो तू इसे लेकर मेरे पास आया है? यह तो सीधा साधा लकड़ी का घोड़ा है। मेरे अस्तबल में तो एक से एक शानदार अरबी घोड़ा है। यह घोड़ा किस काम का? कारीगर ने कहा, आलिजा, आपका बोल बाला हो। यह घोड़ा लकड़ी का तो है, लेकिन यह मामूली घोड़ा नहीं है। इसके अंदर एक मशीन लगी हुई है जिसमें छोटे बड़े न जाने कितने पुर्जे लगे हुए हैं। इसमें ऐसे बटन लगे हैं कि इनको छूने से घोड़ा हवा में उड़ने लगता है और पल भर में सवार को कहीं से कहीं ले जाता है। बादशाह ने पूछा, यह कैसे मालूम हो कि तुम जो कुछ कह रहे हो सच है? कारीगर बोला, आलिजा, आप खुद आजमा लीजिए। बादशाह ने कहा, पहाड़ी के पास जो खजूर का पेड़ है उसकी एक शाख तोड़कर लाओ। कारीगर उसी वक्त घोड़े पर सवार हुआ और उसने बटन घुमाया। घोड़ा हवा में उड़ने लगा और बिजली की सी तेजी के साथ नजर से ओझल हो गया। लेकिन 1 मिनट के अंदर अंदर घोड़ा फिर वापस आ गया और कारीगर ने उतरकर खजूर की टहनी बादशाह के हाथ में लाकर दे दी। बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने कहा, वाह भाई, तुम्हारा घोड़ा तो बहुत अच्छा है और वाकई बादशाहों के लायक है। बताओ इसके क्या दाम है? कारीगर ने कहा, आलिजा, ये घोड़ा अनमोल है, लेकिन एक अनमोल रत्न के बदले आपको दे सकता हूं। उम्मीद है कि आप मेरी गुस्ताखी माफ फरमाएंगे। मैंने ये मेहनत सिर्फ उसी रत्न को हासिल करने के लिए की है। वो अनमोल रत्न कौन सा है जो तुम घोड़े के बदले चाहते हो? कारीगर ने कहा, वो अनमोल रत्न है आपकी शहजादी। उसका हाथ मेरे हाथ में दे दें और सच पूछिए तो यही इस घोड़े की कीमत है। उसी को हासिल करने के लिए मैंने ये सारी तकलीफ उठाई है। यह कारीगर बदसूरत था और उसकी उम्र भी ज्यादा थी। दरबार के सब लोग घबरा गए। उनको बहुत गुस्सा आया, इसलिए कि शहजादी चांद की तरह खूबसूरत थी। उसका और कारीगर का कोई जोड़ न था। बादशाह ने भी यह सुनकर सर झुका लिया। लेकिन शहजादा फिरोज शाह बहुत नाराज हुआ और बोला, हम इस बात को हरगिज नहीं मानेंगे, बल्कि हम इस परदेसी को सजा देंगे कि उसने इतनी बड़ी बात कैसे जुबान से निकाली और उसको ये कहने की हिम्मत कैसे हुई। एक मामूली कारीगर शाही खानदान की लड़की से शादी करने का ख्याल करे। हम इस बात को हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। बादशाह ने कहा, शहजादे, नाराज मत हो। अगर ये घोड़ा हमें पसंद आ गया और ये वाकई ऐसा ही है तो हम उसके वजन के बराबर सोना तोड़कर इसको देकर ये मशीनी घोड़ा खरीद लेंगे। हमें यकीन है कि कारीगर हमारी बात मान जाएगा। तुम जरा खुद उस पर सवारी करके देखो। शहजादा बड़ी तेजी से बढ़ा और घोड़े पर सवार हो गया। उसने कारीगर से कुछ पूछा भी नहीं।
बगैर कुछ सोचे समझे बटन घुमा दिया। बटन को छूना था कि घोड़ा चल पड़ा और आसमान की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। जरा सी देर में शहजादा और घोड़ा आंख से ओझल हो गए। ये देखकर बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और कारीगर मारे डर के कांपने लगा और बोला, महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। शहजादे ने घोड़े पर बैठते ही बटन घुमा दिया। मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं उसे बताता कि नीचे आने के लिए कौन सा बटन घुमाया जाएगा। मैं तो आपकी तरह यूं ही देखता रह गया। बादशाह ने पूछा, बता अब क्या होगा? कारीगर ने कहा, हुजूर, नीचे उतरने का बटन भी उसके पास ही है। अगर वो तलाश करेंगे तो जरूर मिल जाएगा। बादशाह ने कहा, जब तक शहजादा वापस नहीं आता मैं तुझे छोड़ नहीं सकता। 1 साल तक तुझे जेल में रखूंगा। अगर इस दरमियान में शहजादा आ गया तो तुझे छोड़ दूंगा, वरना तुझे जान से मार दूंगा। यह कहकर उसने अपने वजीर से कहा कि इस कारीगर को जेल में डाल दो। उधर शहजादे को थोड़ी देर के बाद ख्याल आया कि अब वापस चलना चाहिए, लेकिन जाए तो कैसे? उसे ये मालूम ही न था कि वापस जाने का बटन कौन सा था। घोड़ा था कि तेजी से जमीन से दूर, बहुत दूर निकल गया था। अब तो शहजादा मारे डर के बहुत परेशान हुआ। वो उस बटन को कभी उधर घुमाता और कभी इधर घुमाता, लेकिन घोड़ा था कि ऊंचा और ऊंचा होता जा रहा था। यही नहीं, वो सीधा सूरज के पास चला जा रहा था। उसने सोचा कि जरा और करीब पहुंचूंगा तो जल जाऊंगा। हाय मेरे खुदा, अब मैं क्या करूं? उसने घबराकर घोड़े पर हाथ चलाना शुरू कर दिया। अचानक उसका हाथ घोड़े के कान के नीचे एक बटन पर पड़ा। शहजादे ने जो उस बटन को घुमाया तो घोड़ा पहले तो आस्ता हुआ, फिर एक बार रुका और नीचे की तरफ उड़ने लगा। अब वो और नीचे आता जा रहा था। देखने के लिए वो उस घोड़े को सही तौर पर चला सकता है। उसने पहले वाला बटन दबाया। अब ये घोड़ा आस्ता होना शुरू हुआ, यहां तक कि एक बार रुककर फिर ऊपर चलने लगा। अब तो शहजादे की समझ में आ गया कि किस तरह इसको चलाया जाए। ये इत्मीनान कर लेने के बाद शहजादे ने फिर कान के नीचे वाला बटन घुमाया। उस घुमाने का वही असर हुआ, यानी घोड़ा पहले की तरह नीचे उतरने लगा। एक जगह उसने ऊपर से जो देखा तो उसे नीचे बहुत सी नदियां और खेत दिखाई दिए। उसने सोचा कि यही उतरना चाहिए। रात का वक्त था, सूरज न जाने कब डूब चुका था। जब वो जमीन के पास आया तो हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। न जाने कौन सी जगह है, उसे कुछ भी तो नजर नहीं आ रहा था। कहीं ऐसा ना हो कि घोड़ा समंदर में जाकर धड़ाम से गिरे। उसने बटन बाएं की तरफ घुमाया। घोड़ा बड़े मजे में आस्था से उतरने लगा और जरा सी देर में नीचे आकर खड़ा हो गया। अब तो शहजादी की खुशी की कोई हद ना रही। उसने गौर से देखा तो उसे मालूम हुआ कि उसका घोड़ा एक बहुत बड़े महल की छत पर खड़ा है। वो घोड़े पर से उतरा। अब उसको ख्याल आया कि उसने दिन भर कुछ नहीं खाया। वो मारे भूख के बेदम हो रहा था और थका हुआ भी था। अरे ये तो सुनसान महल है, यहां तो कोई आदमी ना आदमजाद। उसने सोचा कि नीचे उतर कर देखना चाहिए कि ये किसका महल है। उसने घोड़े को छत पर छोड़ा और आगे बढ़ा। उसको सामने एक सीढ़ी नजर आई। शहजादा सीढ़ी से उतरता हुआ नीचे पहुंचा। उसको नीचे बहुत से कमरे दिखाई दिए। एक कमरे में हल्की हल्की रोशनी हो रही थी। शहजादे ने आस्ता आस्ता चलना शुरू किया ताकि उसके कदमों से आवाज न निकले। उसने कमरे में झांक कर देखा, उसमें कुछ हबशी लड़कियां सो रही थी। ओहो, ये किसी शहजादी का महल है और ये कमरा उसके पहरेदारों का है। शहजादा और आगे बढ़ा। उसको सामने एक रेशमी पर्दा नजर आया। शहजादे ने पर्दा हटाया तो क्या देखता है कि एक बड़ा आलीशान कमरा है। उसमें कुछ लड़कियां फर्श पर सो रही हैं और बीचों बीच एक मुसहरी लगी हुई है। उसमें एक खूबसूरत शहजादी बाल खोले हुए सो रही है। कमरे में बड़े नरम नरम खूबसूरत कालीन बिछे हुए हैं। हर तरफ आईने लगे हैं। सारा कमरा उस हल्की रोशनी के बावजूद सोने और चांदी के सामान से जगमग जगमग कर रहा है। शहजादे ने आस्था से कमरे में कदम रखा। उसका दिमाग महक उठा। कमरा भीनी भीनी खुशबू से महका हुआ था। शहजादी एक रेशमी तकिए पर अपना सर रखे सो रही थी। बिस्तर पर हर तरफ फूल बिखरे हुए थे। शहजादी के बड़े बड़े बाल खुले हुए थे। वो बड़ी खूबसूरत मालूम हो रही थी। शहजादा इस मंजर को देखकर घबरा गया। उसने इतनी खूबसूरत लड़की उससे पहले नहीं देखी थी।
वो धड़ाम से उस लड़की के कदमों में गिर पड़ा। लड़की की आंख खुल गई। देखती क्या है कि उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत शहजादा खड़ा है। शहजादे ने कहा, ए हसीन शहजादी, इस वक्त तुम्हारे सामने मुल्क ईरान का शहजादा फिरोज शाह खड़ा है। किस्मत ने उसे तुम्हारे पास भेजा है। मैं तुम्हारी मदद मांगता हूं। उसने कहा, ए शहजादे, बंगाल की शहजादी तुमको अपनी पनाह में लेती है। मैं बंगाल के राजा की इकलौती बेटी हूं। राजा ने यह महल मेरे लिए बनवाया है। मैं इस महल में तुम्हारा इस्तेमाल करती हूं। तुम जितने दिन चाहो बड़ी इज्जत के साथ रह सकते हो। तुम्हारे चेहरे से मालूम होता है कि तुम बहुत भूखे हो। शहजादे ने कहा, शहजादी, मेरे लिए यही क्या कम है कि मैं जिंदा सलामत इस जमीन पर वापस आ गया, वरना मेरा तो नामो निशान भी न मिलता। लेकिन मैंने जिस वक्त तुम्हारे महल की छत पर कदम रखा, मेरा भूख के मारे बुरा हाल था। लेकिन इस वक्त तुमको देखकर मुझे जैसे सब कुछ मिल गया। मेरी सारी थकान दूर हो गई। मैं तुम्हारा एहसान मानता हूं कि तुमने मुझे इस वक्त सहारा दिया। शहजादी ने कहा, आप हमारे मेहमान हैं और मेहमान की खातिर मुदारत करना हमारा फर्ज है। शहजादी ने अपनी कनीजों को बुलाया और उनसे कहा कि जाओ, मेरे बावर्ची खाने से बेहतरीन खाने लाकर सजा दो और ईरान के शहजादे को खाना खिलाओ और उसके बाद उनके सोने का इंतजाम करो। शहजादी का कहना था कि जरा सी देर में कनीजों ने खाने का सारा इंतजाम कर दिया। शहजादे का अर्क गुलाब से मुंह हाथ धोया और खुशबूदार तौलिए से मुंह पोंछकर खाना खाने के लिए एक खास कमरे में ले गए, जो जरा सी देर में रोशनी से जगमगाने लगा। जहां सोने चांदी के बेहतरीन बर्तनों में खाना रखा हुआ था। उस खाने को देखकर शहजादे की भूख भड़क गई और उसने खूब मजा ले लेकर खाना खाया। फिर हाथ धोने के बाद उसको एक और आलीशान कमरे में ले जाया गया, जहां एक मसहरी पर बड़ा शानदार बिस्तर बिछा हुआ था। शहजादा वहां जाकर सो गया। सुबह को जब शहजादा उठा तो उसने देखा कि शहजादी की कनीजें बेहतरीन किस्म के शाही लिबास लिए हुए खड़ी हैं। उसके नहाने का इंतजाम किया गया। नहाने के बाद जब शहजादा नए लिबास को पहनकर शहजादी के सामने गया तो वो भौंचका सी रह गई। इतना खूबसूरत गोरा चिट्टा नौजवान शहजादा। शहजादी ने भी उस दिन बड़ा बनाव श्रृंगार किया था और बड़ा खूबसूरत जोड़ा पहना था। शहजादी ने उसे अपने पास बिठाया और उसका हाल पूछा। शहजादे ने शुरू से आखिर तक सारा हाल सुनाया। कारीगर का घोड़ा लाना, उसका सवार होकर ऊपर जाना और फिर वापस महल की छत पर उतरना। फिर शहजादे ने कहा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं कि तुमने मेरा इतना ख्याल रखा। मैं अपनी परेशानियों को भूल गया, अपने महल को भूल गया। मेरा जी तो नहीं चाहता कि यहां से बाहर कदम भी रखूं, लेकिन मेरे माँ बाप मेरे ना होने से परेशान होंगे, इसलिए तुमसे इजाजत चाहता हूं। आप मुझे इजाजत दो कि मैं अपने मुल्क वापस जाऊं और अपने माँ बाप को अपनी सूरत दिखाऊं। हमारे यहाँ कहते हैं कि आना मर्जी से और जाना मेजबान की इजाजत से है, इसलिए तुमसे इजाजत लेना अपना फर्ज समझता हूं। तुमने जो मेरे खातिर मुदारत की है उसे मैं कभी नहीं भूल सकता और सारी जिंदगी तुम्हारी मोहब्बत को याद रखूंगा। यह सुनकर शहजादी परेशान हो गई। उसने कहा कि अभी तो तुम आए हो और अब जाने की बात करते हो। तुमको अगर यहां कोई तकलीफ हो तो मुझसे कहो। हमारा तो जी चाहता है कि कुछ दिन तक हमारे मेहमान रहो और हमारे मुल्क की सैर करो, इसलिए कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना आसान नहीं। शहजादे ने कहा, मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है और मुझे यहाँ अपने घर की तरह आराम मिला है। शहजादी ने कुछ इस तरह शहजादे की तरफ देखा कि शहजादे ने उसकी बात मान ली और वो वहां रहने लगा। शहजादी ने बहुत मजेदार खाने खिलाए, उसे अपने मुल्क की सैर कराई। शहजादा सैरो शिकार का बहुत शौकीन था। शहजादी ने उसे शिकार के लिए भेजा। उसके अलावा नाच गाने की महफिलों में शरीक हुआ। शहजादे को यहाँ रहते रहते 2 महीने हो गए। उसको यही महसूस हुआ जैसे वो कल ही तो यहाँ आया। उसका जी ऐसा लगा कि वो हर वक्त शहजादी के साथ रहता और शहजादी से बहुत मोहब्बत करने लगा। आखिर एक दिन शहजादे ने कहा, अच्छा शहजादी, मुझे यहाँ रहते हुए 2 महीने गुजर गए। अब मुझे अपने वतन जाने की इजाजत दो। मेरे माँ बाप परेशान होंगे। उनको ये नहीं मालूम कि मैं जिंदा हूं या मर गया। महल में हर एक परेशान होगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि अपने वतन जाऊं और अपने माँ बाप को अपनी सूरत दिखाऊं। शहजादी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो उदास हो गई। शहजादी को उदास देखकर शहजादा फिरोज शाह भी उदास हो गया और उसने कहा, अच्छी शहजादी, तुम समझती हो कि मैं यहां से चला जाऊंगा तो फिर तुमको भूल जाऊंगा। मैं तुमको यकीन दिलाता हूं कि तुमको कभी नहीं भूल सकता।
लेकिन अगर तुम मेरे साथ चल सको तो कितना अच्छा हो। शहजादी ने कहा कि मेरा भी जी चाहता है कि तुम्हारे साथ चलूं, इसलिए कि यहाँ तुम्हारे बगैर किस तरह मेरा जी लगेगा। मैं तुम्हारे बगैर एक दिन भी नहीं गुजार सकती। अलबत्ता एक बात ये बताऊं कि क्या तुम्हारा ये जादू का घोड़ा तुम्हारे साथ मुझे भी लेकर उड़ सकता है? मेरी तो ये आरजू है कि सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूं और कभी अलग ना हूं। और शहजादे ने कहा, मेरे लिए इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि हम सारी जिंदगी साथ रहें। मेरा बाप भी तुमको देखकर खुश होगा और बड़ी खुशी के साथ तुमको अपनी बहू बना लेगा। तुम घोड़े की बिल्कुल फिक्र मत करो, मुझे उसका हाल अच्छी तरह मालूम हो गया और मैं उसे जहां चाहूं ले जा सकता हूं। तुमको जरा भी तकलीफ ना होगी। ये घोड़ा इतना तेज चलता है कि जरा सी देर में कहीं से कहीं पहुंच जाता है। तुम देखना कि ये बहुत जल्द हमारे मुल्क में पहुंच जाएगा। अब तो शहजादी भी तैयार हो गई और दोनों ने चुपचाप निकल जाने का प्रोग्राम बना लिया कि किसी को पता भी न चल सके। शहजादी ने किसी कनीज से भी उसका जिक्र नहीं किया। आखिर बहुत तड़के जब महफिल के तमाम रहने वाले सो रहे थे और तरफ सन्नाटा था, तो शहजादी और फिरोज शाह दोनों बड़ी खामोशी के साथ घोड़े पर सवार हुए। शहजादी ने घोड़े का बटन घुमाया और उसका रुख ईरान की तरफ मोड़ दिया और घोड़ा देखते देखते हवा से बातें करने लगा। वो मगरब की तरफ चला गया, यहां तक कि वो ईरान पर उड़ता हुआ शहर की दीवार के पास पहुंचा। वो शहजादे का अपना एक खास महल था, जहां शहजादा फिरोज शाह गर्मियों के दिनों में सैर तफरी के लिए आया करता था। उसे हवा महल कहते थे। शहजादे ने घोड़े को हवा महल पर उतारा। उसने शहजादी को उसी महल में ठहरा दिया और मशीनी घोड़ा महल में रख दिया। उसने खानसा मां से कहा, मैं बादशाह के पास जा रहा हूं, तुम शहजादी के आराम का ख्याल रखना, इसको किसी किस्म की तकलीफ ना हो, और तुम मेरे लिए एक बहुत अच्छा अरबी घोड़ा लाओ। मैं उस पर बैठकर बादशाह की खिदमत में हाजिर होऊंगा। खानसा मां ने एक घोड़ा लाकर दिया। वो उस पर सवारी करता हुआ शाही महल में पहुंचा। जरा सी देर में सारे शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई कि हमारा शहजादा जो जादू घोड़े पर गायब हो गया था वापस आ गया है। बादशाह यह सुनकर बेहद खुश हुआ कि शहजादा जादू घोड़े पर सवार होकर फिर वापस आ गया है। मलका और शहजादी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनको तो ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुर्दा जिंदा हो गया हो। हर तरफ चहल पहल हो गई। शहर के लोग बादशाह को मुबारकबाद देने महल की तरफ चल पड़े। जिसे देखो महल की तरफ चला जा रहा है। जरा सी देर में महल के सामने एक दरबार सा लग गया। मलका की आंखों से मारे खुशी के आंसू टपकने लगे। हर तरफ एक शोर मचा हुआ था, शहजादा आ गया, शहजादा आ गया। जश्न की तैयारियां शुरू हो गई। शहजादे ने सारा किस्सा सुनाया। मशीनी घोड़े का दूर आसमान तक उड़ना, सूरज के करीब पहुंच जाना, अपना परेशान होना, घबरा घबरा कर बटन का ढूंढना, घोड़े के कान के पास बटन का मिल जाना, फिर उसका वापस होना, अंधेरी रात में बंगार की शहजादी के महल पर उतरना, शहजादी का मेहरबान होना। गज से ये तमाम बातें बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनाई। बादशाह ने कहा, अगर हमें कहीं वो शहजादी मिल जाए तो हम उसके एहसान का बदला देने के लिए अपनी आधी सुल्तनत को उसे दे देंगे। शहजादा फिरोज शाह ने कहा, जहांपना, मैं जानता था कि आप मुझे यही कहेंगे कि आप शहजादी को देखना चाहते हैं, और साथ ही मुझे उसका भी यकीन था कि आप शहजादी को बहुत पसंद करेंगे, इसलिए मैं उसे अपने साथ ही ले आया हूँ। शहजादी इस वक्त हवा महल में ठहरी हुई है। मैं चाहता हूँ कि उसे आप अपनी खिदमत का मौका दें और अपनी बहू समझे। ये सुनकर बादशाह खुशी के मारे फूला नहीं समाया और बोला, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि हम उसे अपनी बहू बना लें, और इस तरह वो भी हमारी हुकूमत में बराबर की हिस्सेदार हो। हमें इस बात की भी खुशी है कि उसका ताल्लुक शाही खानदान से है। मैं खुद हवा महल जाकर उसे बड़ी शान शौकत के साथ अपने महल में लेकर आऊँगा और आज ही शादी की रस्में अदा की जाएंगी। उसके बाद बादशाह ने परदेसी कारीगर को जेल से छोड़ दिया और कहा, हमारा शहजादा खैरियत से आ गया है, अब हमको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तुम अपने घोड़े को लेकर यहाँ से फौरन चले जाओ और फिर कभी हमारी रियासत में कदम मत रखना। कारीगर को बंगाल की शहजादी की इत्तला पहले ही मिल गई थी और उसने सुन लिया था कि शहजादी हवा महल में शहजादा फिरोज शाह का इंतजार कर रही है। उसने सोचा कि अब बादशाह ने मशीनी घोड़ा ले जाने की इजाज़त दे दी है, इसलिए बादशाह से बदला लेने का अच्छा मौका है। उसने फौरन हवा महल का रास्ता मालूम किया और सीधा हवा महल पहुंचा। वहां उसे शहजादी नजर आई। उसने कहा, बादशाह सलामत और शहजादा फिरोज शाह ने मुझे भेजा है कि मैं जादू के घोड़े पर बिठाकर आपको फौरन उनके पास इसी वक्त ले चलूं। उस वक्त आपका बड़ा शानदार इस्तकबाल होगा।
شہزادی کو یقین آ گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ شہزادے نے جاتے ہی میرے بلانے کا انتظام کیا ہے۔ وہ فوراً جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ کاریگر نے گھوڑے پر شہزادی کو بٹھایا اور فوراً بٹن گھمایا۔ گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ اسی وقت بادشاہ، شہزادہ فیروز شاہ اور دربار کے تمام وزیر وہاں پہنچے، لیکن کاریگر تو شہزادی کو لے کر اوپر پہنچ چکا تھا۔ کاریگر نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ سب لوگ سمجھ گئے کہ کاریگر دھوکے سے شہزادی کو لے کر چلا گیا۔ سب لوگوں نے چیخ چیخ کر کاریگر کو دھمکایا، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ذرا سی دیر میں وہ نظر سے اوجھل ہو گیا۔ اب تو شہزادی کی حالت بہت خراب ہوئی۔ وہ بے ہوش ہو گیا۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ پھر شہزادے کو ہوش تو آ گیا، لیکن اب وہ تمام دن کمرے میں اکیلا پڑا رہتا، نہ کہیں آنا نہ جانا، ہر وقت چپ چاپ سا رہتا، نہ کھاتا نہ پیتا اور نہ کسی سے بات کرتا۔ لیکن پھر اس کو یہ خیال آیا کہ اگر میں اس طرح پڑا رہوں گا تو اس سے کیا فائدہ ہوگا، شاید شہزادی مل جائے۔ یہ سوچ کر ایک روز وہ چپ چاپ محل سے شہزادی کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا۔ اس نے طے کر لیا کہ جب تک شہزادی نہیں ملے گی لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ ادھر جب کاریگر شہزادی کو لے کر مشینی گھوڑے پر اڑا تو ذرا سی دیر کے بعد شہزادی کو پتہ چل گیا اور وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور کاریگر سے گڑ گڑا کر کہنے لگی، مجھے میرے شہزادے فیروز شاہ کے پاس لے چلو۔ لیکن کاریگر نے اس کی ایک نہ سنی۔ اب وہ بیچاری بے بس ہو گئی۔ مشینی گھوڑا رات بھر اسی طرح اڑتا رہا، یہاں تک کہ صبح سویرے کشمیر کے جنگل میں اترا۔ یہاں ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے اور زور کی سردی پڑ رہی تھی۔ یہاں آ کر تو شہزادی اور چیخ چیخ کر رونے لگی۔ کاریگر نے بہت کوشش کی، لیکن شہزادی کسی طرح چپ نہ ہوئی۔ اس نے چلا چلا کر سارا جنگل سر پر اٹھا لیا۔ کاریگر کو غصہ آ گیا اور اس نے شہزادی کو تھپڑ مارے، منہ میں کپڑا ٹھوسنے کی کوشش کی، لیکن شہزادی پھر بھی روتی اور چلاتی رہی۔ وہ کس طرح چپ نہ ہوئی تھی۔ اتفاق کی بات ہے، کشمیر کا راجا اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کھیلتا ہوا ادھر سے گزر رہا تھا۔ اس نے جو ایک عورت کی چیخو پکار سنی تو دوڑتا ہوا آیا۔ دیکھتا کیا ہے کہ ایک آدمی ایک عورت کو مار پیٹ رہا ہے۔ راجا نے کہا، تم کون ہو اور اس عورت کو کیوں مار رہے ہو؟ کاریگر نے کہا، یہ میری بیوی ہے، میں جو چاہے کروں تم میرا کچھ نہیں کر سکتے، اور تم میرے اور میری بیوی کے معاملے میں بولنے والے کون ہو؟ شہزادی نے کہا، اس آدمی کی بات کو مت مانو، تم کو خدا نے میری جان بچانے کے لیے بھیج دیا ہے۔ اگر تم ذرا دیر اور نہ آتے تو یہ آدمی مجھ کو جان سے مار ڈالتا۔ نہ یہ میرا شوہر ہے اور نہ میں اس کی بیوی ہوں، میں بنگال کی شہزادی ہوں اور میری شادی ایران کے شہزادے فیروز شاہ سے ہونے والی تھی۔ یہ جادوگر ہے اور مجھے زبردستی دھوکے سے اس گھوڑے پر بٹھا کر لے آیا ہے۔ تم میرے اوپر رحم کرو اور مجھے اس ظالم سے بچاؤ، خدا تم کو اس نیکی کا بدلہ دے گا۔ راجا اس کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ سچ بول رہی ہے۔ اس نے اپنے نوکروں سے کہا، اس جادوگر کو گرفتار کر لو اور اسی وقت اس کو قتل کر دو۔ نوکروں نے فوراً اسے قتل کر دیا اور راجا شہزادی کو اپنے محل میں لے گیا، جہاں اسے پہننے کے لیے بہترین کپڑے دیے گئے۔ وہ ان کپڑوں کو پہن کر سچ مچ کی شہزادی بن گئی۔ راجا نے اس کی خدمت کے لیے بہت سی نوکرانیاں مقرر کر دی۔ اب تو شہزادی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب وہ ایران جا کر شہزادے فیروز شاہ سے شادی کرے گی، لیکن بہت جلد اس کا خواب چور چور ہو گیا، کیونکہ راجا کو وہ اتنی اچھی لگی کہ اس نے طے کر لیا کہ وہ خود اس سے شادی کر لے گا۔ جب صبح ہوئی تو ہر طرف خوشی کے شادیانے بج رہے تھے، سارے محل میں خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ اس کے کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ جب راجا اس سے ملنے آیا تو شہزادی نے پوچھا کہ آج محل میں یہ دھوم دھام کیسی ہے؟ راجا نے کہا، تم کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ ہماری شادی ہو رہی ہے، میں اور تم دولہا اور دلہن بنیں گے اور سارا شہر خوشی سے ناچے گا، ہر طرف رنگ رلیاں منائی جائیں گی۔ یہ سننا تھا کہ شہزادی سناٹے میں آ گئی۔ ذرا سی دیر میں اس کے ہوش و حواس جاتے رہے۔ راجا یہ سمجھا کہ مارے خوشی کے شہزادی بے ہوش ہوئی ہے۔ اس کو طرح طرح سے ہوش میں لانے کی کوشش کی گئی۔ جب شہزادی کو ہوش آیا تو اس نے اپنے کپڑے پھاڑنے شروع کر دیے۔ اس کو جو چیز نظر آتی وہ اٹھا کر پھینک دیتی۔ محل کے سب لوگ پریشان ہو گئے۔ راجا سمجھ گیا کہ وہ دیوانی ہو گئی۔ راجا کو بہت افسوس ہوا۔ اس نے حکم دیا کہ شادی کی تیاریوں کو روک دیا جائے۔ پھر اس نے حکیموں کو بلایا، لیکن شہزادی پر تو ایسا دورہ پڑا کہ وہ کس طرح ہوش میں نہ آتی تھی۔
जब भी कोई उसके पास जाता तो वो खूब चीखती चिल्लाती। हकीमों को तो अपने पास भी ना आने देती थी और किसी की हिम्मत न पड़ती कि उसके पास जाए। शाही हकीम ने कहा कि शहजादी की बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इसलिए कि जब हम इसको ठीक नहीं कर सकते तो और कौन कर सकेगा। लेकिन राजा मायूस नहीं हुआ। उसने दूर दूर तक अपनी मुनादी करवा दी कि जो हकीम या वैद्य शहजादी को ठीक कर देगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। लेकिन शहजादी ना तो दवा खाती और न किसी की बात सुनती थी, यहाँ तक कि किसी को अपने पास भटकने न देती। ज़रा कोई करीब आया और वो काट खाने को दौड़ी। किसी की हिम्मत न पड़ती थी कि शहजादी के पास जाए। शहजादा फिरोज शाह मारा मारा फिर रहा था और हर तरफ शहजादी को ढूंढ रहा था। वो एक शहर से दूसरे शहर जाता, लेकिन शहजादी का कहीं पता नहीं चलता था। आखिर वो चलते चलते हिंदुस्तान में दाखिल हुआ। एक शहर में उसने सुना कि लोग बातें कर रहे हैं कि किस तरह एक घोड़े पर शहजादी आई थी और कारीगर को राजा ने मौत की सजा दी और शहजादी से शादी करने का इरादा किया, लेकिन शहजादी पागल हो जाने की वजह से शादी रोक दी गई। अब तो शहजादे को यकीन हो गया कि ज़रूर ये हमारी शहजादी है। उसने जानबूझकर अपने को दीवाना बनाया है ताकि राजा उससे शादी न कर सके। शहजादे की समझ में ना आया कि शहजादी के पास जाए तो कैसे जाए। फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी हकीम बनकर शहजादी से मिलूं। इस ख्याल का आना था कि उसने सारा प्रोग्राम बना लिया। इस दरमियान में उसकी दाढ़ी बहुत पड़ गई थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो शहजादा है, बल्कि देखने से कोई बूढ़ा फकीर मालूम होता था। उसने दरबार में जाकर कहा, मैं बहुत दूर से शहजादी का इलाज करने आया हूँ और शहजादी को बिल्कुल अच्छा कर दूंगा। अगर शहजादी फिर भी अच्छी ना हो तो राजा को इख्तियार है कि मेरा सर काट दे। हालांकि अब राजा को हकीमों पर कोई भरोसा नहीं रहा था, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि यह हकीम ज़रूर कामयाब होगा। उसने हुक्म दिया कि शहजादी को दिखाया जाए। जब शहजादा फिरोज शाह महल में दाखिल हुआ तो उसकी नज़र दूर से शहजादी पर पड़ी। वो बिस्तर पर पड़ी रो रही थी। आंखों से आंसू टपक रहे थे। वो सूख के कांटा हो गई थी। शहजादे ने उसे इस हालत में देखा तो उसे बहुत तकलीफ हुई। उसने जाकर शहजादे से कहा, मैं शहजादी की बीमारी को अच्छी तरह समझ गया हूँ, लेकिन इसका इलाज उसी वक्त हो सकता है जब मैं अकेले में उसकी बीमारी का हाल सुनूं, क्योंकि बहुत से आदमियों को देखकर उस पर दौरा पड़ने लगता है, इसलिए उसके पास कहीं कोई आवाज़ सुनाई न दे। अब तो राजा को यकीन हो गया कि हकीम उसको ज़रूर ठीक कर देगा। उसने हुक्म दिया कि हकीम को अकेले शहजादी के कमरे में छोड़ दिया जाए। जब शहजादा उसके कमरे में दाखिल हुआ तो शहजादी यही समझी कि और हकीमों की तरह ये भी कोई हकीम है। उसने देखते ही शोर मचाना शुरू कर दिया, लेकिन शहजादे ने आस्था से उसके पास जाकर कहा, मेरी प्यारी शहजादी, मैं हूँ तुम्हारा फिरोज शाह। मैं तुम्हारी तलाश में घूमता फिरता यहाँ आया हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर शहजादी पहचान गई। मारे खुशी के नाचने लगी, लेकिन शहजादे ने कहा, जरा सब्र से काम लो, इसलिए कि हमें राजा के लोग देख रहे हैं। शहजादे ने उसका सारा हाल सुना और उसे अपना हाल सुनाया। राजा के आदमी दूर से देख रहे थे। वो यही समझे कि अब शहजादी का हाल अच्छा है और हकीम से अपनी तकलीफ का जिक्र कर रही है, और सब लोग बहुत खुश हुए और उन्हें यकीन हो गया कि शहजादी अब अच्छी हो जाएगी। ज़रा सी देर बाद शहजादा कमरे से निकला और सीधा राजा के पास गया। राजा को मालूम हो गया था कि शहजादी अब बेहतर है और हकीम से अपना हाल बयान कर रही है। शहजादे ने राजा से कहा, आप खुद देख लें कि अब शहजादी पहले से बेहतर है और उसको इतनी तकलीफ भी नहीं है। अब वो किसी को मारने के लिए भी नहीं दौड़ती। अगले रोज़ राजा शहजादी के कमरे में गया और देखकर दंग रह गया कि वो शहजादी पहले से कितनी अच्छी है। उसके अगले रोज़ राजा शहजादी के कमरे में गया और उसे हैरत हुई कि वो शहजादी जो कल आदमी को देखकर काट खाने को दौड़ रही थी, अब उसकी आओ भगत कर रही है। राजा को बिल्कुल यकीन आ गया कि शहजादा कोई बहुत अच्छा हकीम है। उसने सोचा कि शादी की तैयारियां फिर से शुरू कर देना चाहिए, लेकिन शहजादे ने कहा, अभी नहीं, वरना मुमकिन है कि बाजों की आवाज़ से शहजादी को फिर से दौरा पड़ जाए। अब उसने राजा से कहा, शहजादी पर किसी जादू का असर है, इसलिए ये मालूम होना चाहिए कि शहजादी कहाँ से और कैसे आई। राजा ने कारीगर उसके घोड़े का हाल सुनाया और कहा, मैंने घोड़े को एक खास कमरे में रख दिया है और मुझे शक है कि ये लकड़ी का घोड़ा ज़रूर जादू का है। घोड़े का जिक्र सुनकर पहले तो शहजादे ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, फिर आस्था से कहा, मुझे यकीन है कि शहजादी की बीमारी इसी जादू के घोड़े से हुई है, इसलिए आप उस घोड़े को शहजादी के महल में पहुंचा दीजिए। उसके बाद मैं घोड़े पर पड़कर फूंकूंगा और उस पर से जादू का असर ख़त्म कर दूंगा। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मैंने ऐसे कितने जादुओं को ख़त्म किया है। राजा पर शहजादी की बात का असर हुआ
اور اس نے سر ہلایا۔ شہزادے نے کہا اگر آپ چاہیں تو اس موقع پر شہر کے لوگوں کو بھی بلا لیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ میں کس طرح جادو کا توڑ کرتا ہوں۔ راجا نے حکم دیا کہ سارے شہر میں منادی کرا دی جائے کہ لوگ اکٹھا ہو جائیں۔ پھر شہزادے سے پوچھا کہ کیا اس موقع پر شہزادی کو دلہن بنایا جائے؟ شہزادے نے کہا ضرور، بلکہ شہزادی کو دلہن کا جوڑا پہنا دیا جائے۔ جب جادو کا اثر ختم ہو جائے تو پھر اسی وقت دھوم دھام سے شادی کا جشن منایا جائے اور آج ہی اس کی شادی کی جائے۔ یہ سن کر راجا بہت خوش ہوا اور اس نے سوچا کہ چلو آج ہماری شادی بھی ہو جائے گی۔ ذرا سی دیر میں شہزادی کو خوب سجا کر دلہن بنا کر مشینی گھوڑے پر بٹھا دیا گیا۔ راجا اور سارے درباری گھوڑے سے 100 قدم کے فاصلے پر کھڑے ہو گئے۔ شہزادے نے اس کے چاروں طرف کوئلہ جلوایا اور اس میں بہت سا لوبان ڈالا گیا۔ ذرا سی دیر میں ہر طرف دھواں ہی دھواں پھیل گیا اور اتنا دھواں ہوا کہ اس دھوئیں میں نہ تو شہزادہ دکھائی دیا، نہ شہزادی، اور نہ وہ جادو کا گھوڑا۔ شہزادہ موقع پا کر جلدی سے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اس نے پھرتی سے بٹن گھمایا۔ بٹن کا گھمانا تھا کہ گھوڑا ہوا میں اڑنے لگا اور شہزادے نے زور کی سیٹی بجائی اور کہا اب راجا صاحب اگر کسی لڑکی سے شادی کرنے کا ارادہ کریں تو پھر ان کو چاہیے کہ لڑکی کی مرضی معلوم کر لیں۔ کسی سے زبردستی شادی کرنا بہت بری بات ہے۔ راجا صاحب دیکھتے رہ گئے۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ دولہا بنے مشینی گھوڑے کو دیکھ رہے تھے اور دلہن مشینی گھوڑے پر سوار بہت دور نکل گئی تھی۔ اس طرح شہزادہ فیروز شاہ اپنے محل میں پہنچا تو دھوم مچ گئی۔ سارا محل خوشی سے جگمگا اٹھا۔ بادشاہ نے ایک آدمی بنگال کے راجا کے پاس بھیجا۔ بنگال کے راجا کے یہاں تو شہزادی کے چلے جانے کا بہت بڑا غم منایا جا رہا تھا۔ وہ یہ خبر سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے شادی کی اجازت تو دے ہی دی بلکہ خود بھی بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس شادی میں شریک ہوا۔ پھر تو شہزادہ اور شہزادی ہنسی خوشی رہنے لگے۔ وہ اپنی رعایا سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کی رعایا بھی ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔